नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। जैसा कि आपको अवगत है, दिनांक 7/9/2022 को एक YouTube लाइव सेशन का आयोजन किया गया। आज की इस वीडियो में हम इसी YouTube लाइव सेशन के सार के बारे में जानेंगे कि आखिर इसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई गई। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यूट्यूब लाइव सेशन के बारे में। इसके लिए एक आदेश निकला था जिसमें बताया गया था कि यूट्यूब लाइव सेशन होगा, जिसमें सबसे पहले मेंटरिंग कैडर और शिक्षक संकुल का अभिवादन यानी महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने किया 10 मिनट तक। उसमें काफ़ी बातें बताई गई निपुण भारत लक्ष्य के बारे में। उसके बाद निपुण स्कूल की रूपरेखा और शिक्षक विद्यार्थी आत्मीय संबंध कैंपेन आनंद पांडे जी ने बताया 15 मिनट के लिए। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हुआ, जिसके लिए संशोधित प्रश्नावली बनाई गई, जिसको निपुण भारत सेल के प्रतिनिधि ने बताया। शिक्षक संकुल की रूपरेखा महेंद्र द्विवेदी ने बताई। निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से निपुण तालिका कैसे भरी जानी है, ये भी निपुण भारत सेल ने बताया। शिक्षक लीडर बोर्ड PM अंसारी ने बताया। दीक्षा प्रतिदिन 10 लाख कंटेंट प्ले का लक्ष्य है, ये भी बारे में बताया गया। और कक्षा 4 और 5 में शिक्षण की रणनीति क्या होगी, ये बताया गया। और कक्षा 6 से 8 में शिक्षण की रणनीति क्या होगी, ये सब बताया गया। हम एक एक के बारे में जानेंगे कि किस तरह से इसमें बताया गया। इसमें सबसे पहले यूट्यूब लाइव सेशन में महानिदेशक महोदय का अभिभाषण हुआ, जिसमें शिक्षकों के बारे में, निपुण भारत लक्ष्य के बारे में विस्तार से बताया गया। इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आपने वो वीडियो देख भी ली होगी। उसके बाद इसमें छात्र शिक्षकों के बीच आत्मीय संबंधों के कैंपेन के बारे में बताया गया और बताया गया किस वीक में कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। जैसे अगस्त में 3 वीक हैं, उनमें कौन सी एक्टिविटी करनी है। ग्रुप पीयर लिए लर्निंग एक्टिविटी, अगस्त में 4 TLM क्रिएशन विद स्टूडेंट, सितंबर में होम विजिट ऑफ स्टूडेंट बाय टीचर्स, सितंबर में ही दूसरे वीक में टीम बिल्डिंग एक्टिविटी कंपटीशन, सितंबर तीसरे सप्ताह में आउटडोर लर्निंग एक्टिविटी, सितंबर चौथे सप्ताह में एग्जीबिशन या फेयर इन स्कूल आपको कराना है। उसके बाद अक्टूबर में एग्जीबिशन फेयर इन स्कूल, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में रोल प्ले बेस्ड एक्टिविटी करानी है, अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में रीडिंग बेस्ड एक्टिविटी, अक्टूबर के चौथे सप्ताह में स्टोरी टेलिंग बेस्ड एक्टिविटी, नवंबर के पहले सप्ताह में आउटडोर गेम बेस्ड एक्टिविटी, नवंबर के दूसरे सप्ताह में लेटर राइटिंग एक्टिविटी। इसी तरह से नवंबर के तीसरे सप्ताह में ड्राइंग एंड पेंटिंग बेस्ड एक्टिविटी, नवंबर के चौथे सप्ताह में शो एंड टेल बेस्ड एक्टिविटी, दिसंबर में एक कैरियर डे के बारे में बताना है, दिसंबर के दूसरे सप्ताह में रीडिंग बेस्ड एक्टिविटी, जनवरी के तीसरे सप्ताह में एक्सपोजर विजिट, जनवरी में चौथे सप्ताह में टीम बिल्डिंग एक्टिविटी करानी है, फरवरी में पहले सप्ताह में साइंस मैथ एक्सपेरिमेंट बेस्ड एक्टिविटी करानी है, दूसरे सप्ताह में सिचुएशन बेस्ड एक्टिविटी, तीसरे सप्ताह में आउटडोर लर्निंग एक्टिविटी, चौथे सप्ताह में मॉडल मेकिंग बेस्ड एक्टिविटी, और मार्च के पहले सप्ताह में क्रिएटिव राइटिंग बेस्ड एक्टिविटी, और मार्च के दूसरे सप्ताह में पब्लिक स्पीकिंग बेस्ड एक्टिविटी। ये सब इसमें बताया गया। उसके बाद ये बताया गया कि आपको प्रत्येक विद्यालय में हमारे शिक्षक के नाम से एक बोर्ड बनाना है, जिसमें शिक्षकों की जानकारी भरी जाएगी कि शिक्षकों के बारे में, उसका EHRMS कोड, ये सब बारे बताया जाएगा। उसमें 2.5x4 फीट का ये बनाया जाएगा। इसके लिए 500 रुपये अनुदान दिया गया है। उसमें क्या क्या होगा, ये सब बोर्ड के बारे में विस्तार से बताया गया। देखिए, इस तरह का बोर्ड आपको बनाना है विद्यालय में, जिसमें शिक्षक का नाम, उसका फोटो, पद नाम, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता, विद्यालय में तैनाती तिथि और मानव संपदा ID, ये सब बताया गया है। और इसमें साथ साथ इसमें यूट्यूब लाइव सेशन में ये बताया गया कि इसका मकसद ये है कि जिससे कि हमारे शिक्षकों की पहचान हो सके, हमारे शिक्षकों का सम्मान हो सके। लेकिन मुझे लगता है ये इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा पाया गया है कि शिक्षक की जगह कोई दूसरे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो जिससे कि उनकी पहचान हो सके। तो ये इसमें बताया गया हमारे शिक्षक बोर्ड के बारे में। उसके बाद गुणवत्ता ऐप और सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु संशोधित प्रश्नावली के बारे में बताया गया कि संशोधित प्रश्नावली दी गई है जो आपको सहयोगात्मक पर्यवेक्षण होगा। उसमें संशोधित प्रश्नावली में क्या क्या होगा, देखिए, कक्षावलोकन जैसे करने जाएंगे ARP,
तो उनके लिए संशोधित प्रश्नावली होगी। कक्षा 1 से 3 हिंदी और गणित की, इसमें क्या क्या देखेंगे वे, ये आप देख लीजिए। संदर्शिका के अनुसार किस सप्ताह का कार्य कराया जा रहा है, सबसे पहला यही प्रश्न होगा। दूसरा, कौन कक्षा में कौन सी गतिविधि की जा रही है, जैसे वर्ण पहचान, एम्ब्लेंडिंग, वाक्य गठन, कार्यपुस्तिका से अभ्यास, कहानी सुनाना। उसके बाद गतिविधि का आपको उल्लेख करना है, अभ्यास के अलग अलग मौके देना, समूह अभ्यास, स्वतंत्र अभ्यास। संदर्शिका में दी गई शिक्षण योजना का उपयोग कर रहे हैं न कर रहे हैं शिक्षक। दैनिक शिक्षण योजना में दी गई सभी चरणों का उपयोग, शिक्षण सामग्री का उपयोग, बच्चों की सहभागिता, 70% से अधिक बच्चों की सहभागिता है या नहीं। जब आपका पर्यवेक्षण होगा तो ये सब प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद कक्षा का सामान्य अवलोकन के लिए भी प्रश्नावली दी गई है कि सबका सामान्य अवलोकन किस तरह से ARP SRG की टीम आपका करेंगी। पहला प्रश्न होगा, क्या कक्षा शिक्षक केंद्रित है या छात्र केंद्रित है। दूसरा, क्या शिक्षक द्वारा बच्चों से गृह कार्य कराया जा रहा है। तीसरा, क्या कक्षा का विभाजन और कार्य आवंटन किया गया है। चौथा, क्या समूह कार्य और सहपाठी समूह अधिगम कार्य हो रहे हैं। और पांचवा, क्या बच्चे प्रतिदिन लेखन कार्य कर रहे हैं। और छठा, क्या निपुण तालिका नियमित रूप से भरी जा रही है। तो ये 2 संशोधित प्रश्नावली बताई जो आपके सामने आएंगी, ARP और SRG की टीम आपको लेके आएगी। उसके बाद बताया गया निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर में के बारे में किस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगा। इसमें एग्जाम्पल भी लेके बताया गया कि कितने % मॉनिटरिंग हो चुकी है, आगरा में कितनी है, अलीगढ़ में कितनी है, सभी डिस्ट्रिक्ट में बताया और ओवरऑल रेटिंग के बारे में विस्तार से बताया गया। उसके बाद शिक्षक संकुल अकादमिक बदलाव लाने का सशक्त माध्यम, यानी कि NPRC की जगह शिक्षक संकुल रखे गए हैं, उसके बारे में विस्तार से बताया गया कि किस तरह से बदलाव ये ला रहे हैं। शैक्षिक समर्थन की मुख्य व्यवस्था के बारे में बताया कि जनपद स्तर में राज्य संसाधन समूह हैं, पूरी डिटेल बताई कि किस तरह से राज्य स्तर पर, जनपद स्तर पर कौन है, विकास खंड स्तर पर अकादमिक संदर्भदाता की व्यवस्था की गई है, ARP की, संकुल स्तर पर शिक्षक संकुल की व्यवस्था की गई है, शिक्षक का गठन किया गया, इसके बारे में डिटेल में बताया गया। उसके बाद शिक्षक संकुल के क्या क्या कार्य हैं, क्या मुख्य भूमिका है उसकी, उसके बारे में इस YouTube लाइव सेशन में बताया गया। शिक्षक संकुल स्तर पर शैक्षिक विमर्श का एक फोरम है, ये बेहतर शैक्षणिक प्रयासों और नवाचारों का प्रसार करने के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आ रही चुनौतियों पर चर्चा और उनका समाधान तलाशना, शिक्षकों के स्वयं का क्षमता वर्धन यानी ARP और SRG की मुख्य भूमिका, और शिक्षक संकुल विद्यालयों को निपुण आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना, ये इसके कार्य हैं। उसके बाद शिक्षक संकुल के मुख्य घटक क्या हैं, मुख्य घटक के बारे में बताया गया कि एजेंडा स्पष्ट हो बिल्कुल, बैठक को 4-5 सत्रों में विभाजित करें, उन्हें बताया गया शिक्षक संकुल को। पूर्व बैठक की मुख्य बिंदु की रिकेप बनाएं, वर्तमान में विभाग द्वारा तय प्राथमिकताओं और आपसे अपेक्षाओं पर चर्चा और उसके लिए स्वयं के लक्ष्य तय करना। निपुण भारत मिशन, संकुल विद्यालय को निपुण बनाना, विद्यार्थी शिक्षक विद्यार्थी संबंध के बारे में बताया गया। किन्हीं 1-2 शैक्षिक समस्याओं पर चर्चा और उनका समाधान तलाशना, 1 या 2 बेहतर शैक्षणिक प्रयासों का प्रस्तुतिकरण गतिविधि के माध्यम से, किसी एक शैक्षिक लेख, अकादमिक शोध विमर्श संबंधी लेख को पठन और उस पर चर्चा, आगामी बैठक के मुख्य कार्य बिंदु पर चर्चा व सत्रों का बंटारा, ये सब बताया गया। उसके बाद बेहतर शैक्षणिक प्रयास और नवाचारों का प्रयास के बारे में बताया गया। कम से कम एक बेहतर शैक्षणिक प्रयास करें, नवाचार का प्रदर्शन करें। ध्यान रहे लेक्चर विधि से नहीं बल्कि गतिविधि के माध्यम से हो। इनमें प्रयुक्त सामग्री को वास्तविक रूप से इस बैठक में उपयोग किया जाए और उस पर समझ विकसित की जाए। क्या समस्या थी, आपने क्या किया, क्या परिणाम रहे, ये सब विस्तार से बताया। उसके बाद बताया कि निपुण आदर्श विद्यालय किस प्रकार के हों, किस तरह के निपुण आदर्श विद्यालय हमें बनाने हैं। इसमें कक्षा 3 तक बच्चों द्वारा अपनी कक्षा के निर्धारित निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति अगर हो जाती है तो निपुण आदर्श विद्यालय बन जाएगा। सभी बच्चों द्वारा कक्षानुरूप मुख्य लर्निंग आउटकम की प्राप्ति हो जाएगी। और शिक्षण प्रक्रिया कैसी हो, लर्निंग आउटकम पर आधारित हो, गतिविधि आधारित हो, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप हो, आनंददायी हो, पढ़ाते समय ही बच्चों के सीख का आकलन कर लिया जाए। इसके साथ साथ TLM और किट्स का प्रभावी उपयोग हो, विद्यार्थियों के अभ्यास के तमाम अवसर उन्हें मिलें, उनका भौतिक परिवेश अच्छा हो। अगर ये सब है तो निपुण आदर्श विद्यालय बन सकता है। तो ये सब ध्यान रखने के लिए बताया गया कि ये सब आपको ध्यान रखना है, किस तरह से आपको कार्य करना है। उसके बाद ये भी बताया गया कि इसकी विभाग द्वारा सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। किस तरह से होगी, जैसे अकादमिक रिसोर्स पर्सन है उनको क्या कार्य करना है,
योजनाबद्ध तरीके से वे उन्हें कार्य करना है, अवलोकन करना है, सहायता करना है शिक्षकों की और अनुसमर्थन प्रदान करना है। इसके साथ साथ डिमोन्स्ट्रेट करना है एआरपी को, विद्यालयों में हो रहे नवाचारों को शिक्षक संकुल बैठक में प्रस्तुत करना है। ये सब एआरपी के बारे में बताया गया। उसके बाद ये बताया गया निपुण लक्ष्य ऐप पर निपुण तालिका भरनी है। इसके बारे में मैं विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से निपुण लक्ष्य ऐप द्वारा निपुण तालिका भरी जाएगी। जितने भी पॉइंट हैं उनको कोशिश करूंगा कि विस्तार से आपको समझा सकूं। अभी शॉर्ट में ही बता रहा हूं। निपुण लक्ष्य ऐप को जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे, इसमें सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में स्पोर्ट असेसमेंट हेतु आवश्यक टूल है ये हमारा। निपुण लक्ष्य और निपुण सूची के सापेक्ष प्रगति का आकलन करने के काम आता है और मेंटर्स द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान छात्रों का स्पोर्ट असेसमेंट कर शिक्षक को फीडबैक देता है। इसके साथ साथ शिक्षक और अभिभावकों द्वारा छात्रों के अधिगम स्तर को जानने के लिए भी ये एक बहुत अच्छा टूल है। इसके बारे में बताया गया किस तरह से आकलन करना है। निपुण लक्ष्य ऐप द्वारा बच्चों के निपुण लक्ष्य और साप्ताहिक दक्षताओं का आकलन किस तरह से करना है। जैसे आप सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेंगे। कक्षा 3 की मान लीजिए ओरल रीडिंग फ्लुएंसी देख सकते हैं। इससे निपुण लक्ष्य ऐप द्वारा बच्चों के निपुण लक्ष्य और साप्ताहिक दक्षताओं का आकलन किस तरह से करेंगे। सबसे पहले इसमें डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, फिर आपका ब्लॉक भरेंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको ये दोनों चीज़ करनी होंगी। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड करने के बाद क्या होगा, इसमें आपको टोटल बताएगा स्पोर्ट्स असेसमेंट ओवरव्यू, कितने बच्चों का करना है, कौन सी ग्रेड का करना है, आपको ग्रेड 1 का करना है, 2 का करना है, 3 का करना है, वो सब आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रेड आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हिंदी का करना है या आपको मैथ का करना है, ये सब आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। इसमें मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। उसके बाद जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसमें आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, 1 लेना है, 2 लेना है, वो सब आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसका स्टार्ट आप इसको कर देंगे। इसमें आप रीड अलोंग ऐप भी आपका ओपन हो जाता है, तो यानी बच्चे की फ्लुएंसी देख लेते हैं, कितनी स्पीड से पढ़ रहा है बच्चा। इसके साथ साथ मिशन प्रेरणा भी इसमें खुल जाता है। इसमें कहानी पढ़ सकता है बच्चा, कितनी स्पीड से पढ़ रहा है। इसमें आपके अनुच्छेद भी दिए गए हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चों ने निपुण लक्ष्य हासिल किया है या नहीं किया है। उसके साथ साथ उसका स्कोर कार्ड भी आ जाता है, कितना स्कोर कार्ड बच्चे को मिला, इसमें पूरी डिटेल्स में है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद ये भी बताया गया कि निपुण तालिका में बच्चों की दक्षता के प्रगति का अभिलेखीकरण किस तरह से करेंगे। यानी आपके बच्चे निपुण लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तो उनका अभिलेखीकरण किस तरह से करेंगे। देखिए, जैसे बच्चा एक अंक की संख्याओं को जोड़ और घटा रहा है, कब घटा रहा है, इसमें डेट भी लिखी जाएगी, 7/9/2022 ये दे रखी है इसमें। इसके साथ साथ निपुण तालिका से कक्षा में बच्चों की मॉनिटरिंग, इसके लिए निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से निपुण तालिका आपको भरनी है। ये सब विस्तार से इस YouTube लाइव सेशन में बताया गया। इसके साथ साथ ETB यूजेज डिमॉन्स्ट्रेशन बाय स्टूडेंट्स, इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया। इसमें एकेडमिक में कितना है, इसमें दीक्षा में कितनी वीडियो चल रही हैं, कितनी प्रतिदिन देखी जा रही हैं, ये सब बारे में डिटेल में बताया गया कि दीक्षा का ऐप का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। कितना, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो टॉप 10 में हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बॉटम 10 में हैं, उसके बारे में बताया गया कि उस ज़िले में ज़्यादा प्रगति हो रही है, दीक्षा पर ज़्यादा वीडियो बच्चों को दिखा रही है, कंटेंट प्ले किया जा रहा है, और जहाँ नहीं किया जा रहा उसके बारे में पूरा विस्तार से बताया गया। उसके बाद लर्निंग एनहांसमेंट एंड एक्सेलरेशन प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के बारे में बताया गया कि 4th क्लास के बच्चे, 4th के 5th क्लास के बच्चों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, कक्षा 4 और 5 के लिए इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों है, लर्निंग एनहांसमेंट और एक्सेलरेशन प्रोग्राम की, इसके बारे में बताया गया विस्तार से। इसकी भी मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि देखिए कक्षा 4 और 5 के बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके लिए इस कार्यक्रम की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण 1 वर्ष से अधिक समय से स्कूल बंद हैं। जिन बच्चों के पास नियमित टेक्नोलॉजी नहीं थी उनको सबसे अधिक नुकसान हुआ। जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, कोशिश की गई ऑनलाइन पढ़ाने की, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी है, लेकिन जिनके पास नहीं था उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसलिए इस प्रोग्राम की ज़रूरत है कक्षा 4 और 5 के बच्चों को। इसके साथ साथ वर्तमान में बच्चों ने कक्षा 4-5 में उचित स्कूली शिक्षा के केवल 1-2 वर्ष ही पूरे किए हैं, तो इसलिए उन्हें इसकी ज़रूरत
बहुत ज़्यादा है इस प्रोग्राम की। इस कार्यक्रम के लक्ष्य क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में विस्तार से बताया गया। बच्चों में पढ़ने लिखने और गणित करने की मूलभूत दक्षताओं को पूरा करने के लिए लर्निंग एनहांसमेंट और एक्सेलरेशन प्रोग्राम तैयार किया गया है कक्षा 4 और 5 के बच्चों के लिए। इसमें बच्चे शैक्षणिक वर्ष के अंत तक बच्चों में पढ़ने लिखने और गणित की करने की मूलभूत दक्षताओं को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके घटक क्या है? इसके घटक में पहले तो सबसे पहले लक्ष्य है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 4 और 5 के सभी बच्चे। इसका लक्ष्य है जिनके आधारित ये प्रोग्राम बनाया गया है। दृष्टिकोण है बच्चों को बुनियादी कौशल को मजबूत करने के लिए शिक्षक बच्चों के अनुसार उचित गतिविधि करेंगे कक्षा के आधार पर। कार्यप्रणाली शिक्षकों को एक निर्देशिका दी जाएगी ताकि वे समझ सके कौन सी गतिविधि कब और किन बच्चों के साथ करनी है। कक्षा 4-5 के लिए बनाया गया है, जल्दी आपको ये मिल जाएगी, निर्देशिका तैयार की जा रही है। और अवधि इसकी होगी भाषा और गणित प्रत्येक विषय के लिए प्रतिदिन 1 घंटा। 24 सप्ताह का प्रोग्राम ये आएगा आपका, तो 1 घंटा आपको मिलेगा। प्रशिक्षण शुरुआत में प्रत्येक स्कूल से 2 शिक्षक सितंबर-अक्टूबर 2022 में प्रथम 3 द्वारा ब्लॉक स्तर पर 2 दिवसीय व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। बाद में सत्र ब्लॉक स्तर पर वर्चुअल किए जाएंगे। देखिए इसका प्रशिक्षण भी होगा, प्रत्येक स्कूल से 2 शिक्षक जाएंगे ब्लॉक लेवल पर। इसकी मॉनिटरिंग भी होगी। जिला और ब्लॉक प्रखंड रिसोर्स समूह के द्वारा प्रथम संस्था के सदस्यों के साथ साथ शिक्षकों को ऑन साइट परामर्श और सहायता प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम में भाषा का क्या क्या फ्रेमवर्क है ये देख लेते हैं। तो भाषा में वार्म अप में शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक में गपशप, बच्चों के स्वयं के बारे में, पसंदीदा वस्तु, दोस्त परिस्थिति आदि के बारे में ये एक एक्टिविटी करानी है बच्चों को। चित्र पर बातचीत, कैलेंडर, कहानी के चित्र, परिवेश की वस्तुएं आदि, सीधी लाइन पर चलना, कूदना, दौड़ना, उछलना, नाचना, होश पोज, बगल में कूदना, रस्सी कूद, ये सब बच्चों को वार्म अप की गतिविधि करानी है इसमें। दूसरा, मौखिक भाषा विकास में करानी है। क्या क्या करानी है? चित्र पर चर्चा, कहानी के शीर्षक के बारे में चर्चा, स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेना, कहानियों को अपने शब्दों में सुनाना, अपने तरीके से पढ़ना। उसके बाद धारा प्रवाह पढ़ना, इसके बारे में जोर जोर से पढ़ना, समूह में पढ़ने का अभ्यास करना, शिक्षक द्वारा अंगुली वाचन करना। उसके बाद पढ़ने की सोच बच्चों को किस तरह से विकसित हो, उसमें क्या क्या करना होगा, कहानियों पर समूह में चर्चा करना, पाठ कहानी पर आधारित प्रश्न बनाना, माइंड मैप और रोल प्ले करना। और उसके बाद शब्द भंडार और ध्वनि चेतन संबंधित, इसमें अक्षर पहचान के खेल करवाना, ध्वनि पहचान का संबंध को समझना, 12 खड़ी में अलग अलग चीज़ों के नाम ढूंढना। और उसके बाद लेखन में चित्र, किसी विषय, किसी स्थिति और कहानी के बारे में चर्चा करना, चित्रों, विषयों और कहानी के बारे में कुछ वाक्य लिखना, छोटे संदेश लिखना, जैसे मैंने अपनी नीली साइकिल खो दी है, अगर किसी ने देखा हो तो मुझे सूचित करें। भाषा शिक्षण के लिए सामग्री क्या क्या होगी, इसमें कक्षा 4 और 5 के लिए देखिए इसमें सामग्री भी दी गई है। भाषा निर्देशिका कक्षा 4-5 के लिए इस तरह की होगी आपकी, बेसिक और एडवांस स्तर पर। इसमें पूरी डिटेल दी है कि किस दिन, पहले दिन में क्या करना है, दूसरे दिन में क्या करना है, तीसरे दिन में, जल्द ही आपको ये मिल जाएगी। इसमें सप्ताह वाइज दिया गया है, 22 सप्ताह का प्रोग्राम। तो ये आपका इसका इंतजार करें, आपको जल्दी ही मिल जाएगी। इसी तरह से गणित का फ्रेमवर्क में क्या क्या होगा, इसमें भी वार्म अप कराना है। संज्ञानात्मक विकास, पूर्व गणित, जैसे बड़े समूह में बच्चों के साथ पूर्व संख्या ज्ञान बातचीत करना, जैसे बड़ा छोटा, लंबा चौड़ा, मोटा पतला, भारी हल्का, अंदर बाहर, दूर पास, ऊपर नीचे, आगे पीछे, कम ज़्यादा, दाएं बाएं, ये एक्टिविटी करानी है। इसके साथ साथ गणितीय चर्चा बातचीत, वस्तुओं, संख्याओं, परिवेश आदि के बारे में गणित चर्चा बातचीत करना। गिनने वस्तुओं को गिनना, जैसे तीली, पत्ता, कंकड़। उसके बाद संख्या ज्ञान में संख्या चार्ट पढ़ना, बंडल तीली की गतिविधि करना, अंकों से संख्याएं बनाना, स्थानीय मान, विस्तारित रूप, तुलना आदि करना। और आकार के अंदर 2D आकृतियों का अवलोकन और उसके बारे में पूछना। और साधारण शाब्दिक सवाल में, जोड़ो घटा में बड़े समूह में बच्चों के साथ शाब्दिक सवालों पर चर्चा करना। बच्चे छोटे समूह में या व्यक्तिगत रूप से साप्ताहिक सवालों को हल करें, ये सब इसमें बताया गया। इसके साथ साथ कार्य की समीक्षा किस तरह से होगी, इसकी मॉनिटरिंग भी होगी, समीक्षा बैठक भी होंगी। सरकारी शैक्षणिक रिसोर्स ग्रुप अपनी मॉनिटरिंग के आधार पर स्कूल, ब्लॉक और जिला स्तर पर समीक्षा बैठकों में इनपुट प्रदान करेंगे, कहाँ कैसा काम चल रहा है। प्रथम जिला टीम PDT अपने ऑन साइट विजिट के आधार पर मासिक, ब्लॉक या जिला बैठकों में फीडबैक प्रदान करेंगी। स्कूलों में भी मूल्यांकन कराया जाएगा। LEP लीप फॉर UP कार्यक्रम में आयोजित किसी भी स्कूल में मूल्यांकन
यूपी सरकार की मौजूदा डेटा संग्रह प्रणालियों और प्रक्रियाओं के द्वारा एकत्रित किया जाएगा। इसके परिणाम राज्य, जिला और उप जिला स्तर पर उपलब्ध होंगे और उन पर ही चर्चा की जाएगी। तो कक्षा 4 और 5 में ये बताया गया। इसके साथ साथ कार्यक्रम की रोल आउट क्या है। कार्यक्रम के पहले चरण में प्रदेश के 40 जिले शामिल होंगे, जहां प्रथम की टीम जिला टीम मौजूद होगी। देखिए पहले 40 जिले होंगे, इसमें जिलों के बारे में भी थोड़ा सा बताया गया कौन कौन से जिले होंगे। पहले चरण के जिलों के सभी स्कूल और ब्लॉक प्रखंड को एसेंशियल ईयर 2022-23 में शामिल किया जाएगा। जिला स्तरीय टीम की नियुक्ति के बाद शेष 35 जिलों में कार्यक्रम का दूसरा चरण होगा। उसके बाद कक्षा 6 और 7 के बारे में बताया गया, बहुत महत्वपूर्ण, कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक की शिक्षण रणनीति क्या क्या होगी। इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कक्षा 6 और 7 में क्या होगा, क्योंकि कक्षा 6 और 7 में काफ़ी समय से कुछ नया नहीं आया है, तो इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, आप उसका इंतजार कीजिए। इसमें विद्यार्थियों द्वारा दक्षताओं की प्राप्ति, शिक्षण प्रक्रिया और भौतिक परिवेश, इनका सबका ध्यान रखते हुए टीएलएम और किट्स का प्रभावी उपयोग करना है। विद्यार्थियों को अभ्यास के विभिन्न अवसर प्रदान करने हैं और शिक्षण योजना का यूज़ करना है। ये सब कक्षा 6 से 8 में कराया जाएगा। क्या योजना है कक्षा 6 से 8 के लिए वर्तमान में? आगामी 2-3 महीने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। लर्निंग गैप को दूर करने पर सबसे ज़्यादा जोर होगा। जो बच्चों के अंदर लर्निंग गैप आ गए हैं कोरोना की वजह से, उसको दूर करने पर सबसे ज़्यादा जोर होगा। इस वर्ष विभाग द्वारा हिंदी और गणित विषयों में उपचारात्मक शिक्षण के लिए संदर्शिका और कार्यपुस्तिकाएं विकसित की जा रही हैं। हिंदी और गणित के लिए कार्यपुस्तिका आपको मिलेंगी, जिससे कि आप उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं, और संदर्शिका मिलेंगी। इस पर उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। विशेष तौर पर हिंदी, गणित और विज्ञान के मुख्य लर्निंग आउटकम की पहचान करनी जाएगी कि कौन कौन से लर्निंग आउटकम की हमें संप्राप्ति करानी है। उपचारात्मक शिक्षण की कार्ययोजना बनाएं, टीचिंग प्लान बनाएं, उसे अपने शिक्षक डायरी में नोट करें, उस पर कार्य करें। ये बताया गया। उपलब्ध कराए गए विज्ञान और गणित किट का पूरा उपयोग करना है, बच्चों को उन पर कार्य करने के मौके देने हैं। इसके साथ साथ लक्ष्यों का निर्धारण करना है। यह निर्धारित करें कि वर्ष के अंत तक कितने विद्यार्थी किस स्तर पर होंगे, ये आपको पहले से निर्धारित होगा। बच्चों के वर्तमान ग्रेड कंपेटेंसी क्या है, कक्षा स्तर पर समीक्षा कर विद्यार्थियों में लर्निंग गैप का आकलन करना है। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण करना है, जिसमें वर्तमान में उपलब्ध शिक्षण सामग्री का प्रभावी उपयोग करके बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण तो प्रयास करना है, जिसमें आपकी ध्यानाकर्षण जो मॉड्यूल है वो काफ़ी काम आने वाला है। इसलिए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को आप अपने पास रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण मॉड्यूल है। इसकी भी मैं कोशिश करूँगा कुछ वीडियो बनाऊँ। कक्षा 6 से 8 के लिए लर्निंग आउटकम पर शिक्षण सामग्री आपको दी जाएगी। देखिए इसमें जैसे लर्निंग कोड कक्षा 3 है, पूर्णांक है मई में जो आपको कराना है। इस तरह से ग्रेड 7 में क्षेत्र मिति करानी है फरवरी में। तो इसमें देखिए M603 ये लर्निंग आउटकम है आपका। बच्चा पूर्णांक के जोड़ घटने का प्रदर्शन संख्या रेखा पर कर लेगा। तो आप इस कोड को 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे M402 और M507। बच्चे 6, ये सारे लर्निंग आउटकम है। बच्चे 6 अंकों की संख्या पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, उनको एक क्रम में लगा सकते हैं। M507 बच्चे दशमलव वाली संख्या को दशमलव के 2 स्थान तक जोड़ घटा सकते हैं। तो M603 अगर प्राप्त करना है तो इससे पहले M402 और M507 जो मैंने बताया कि 507 दशमलव वाली संख्या को दशमलव के 2 स्थान तक जोड़ घटा सकते हैं, और M402, तो पहले ये दोनों दक्षताएं पूरी करनी होंगी, तब जाके M603 पर कार्य किया जाएगा। तो इस तरह से इसमें बताया गया। इसी तरह से इसमें बताया गया M606 है, बच्चा बोर्ड मास की अवधारणा का प्रयोग कर विभिन्न गणितीय संक्रिया कर लेगा। लेकिन इससे पहले बच्चे को M403 आना चाहिए। बच्चा 6 अंक की संख्या को जोड़ और घटा सकता है। बच्चा 3 अंकों की संख्या को गुणा कर सकेगा। बच्चा 5 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से भाग देगा। बच्चा गुणा भाग ये सब आपके आने चाहिए। तो इस तरह से इसमें बताया गया। मैं काफ़ी कोशिश करूंगा कि इसकी वीडियो दोबारा बनाऊं, विस्तार से आपको बताऊं। इसमें आपको कार्य पत्रिका पर कार्य करना है, पाठ योजना बनानी है, वीडियो कंटेंट यूज़ करना है। दीक्षा से आप यूज़ कर सकते हैं। शिक्षकों को लर्निंग आउटकम पर आधारित वर्कशीट, लेसन प्लान और वीडियो कंटेंट यूज़ करना है। यह सामग्री आपको शिक्षक सहायक चैटबैट के माध्यम से भी मिल जाएगी। आप चैटबैट जैसे खोलेंगे, उसमें हाय लिखेंगे, शिक्षक सहायक जो होगा तो उसमें नमस्ते लिखेंगे, तो इसमें आपका आ जाएगा M603। इसमें आपको जैसे भी आपका ये चैटबैट खुल के आ जाएगा। इसकी अलग से वीडियो मुझे बनानी होगी, तो इसको मैं समझकर आपको एक वीडियो इसकी उपलब्ध करा दूंगा। इसके बारे में बताया गया। स्टेप
बाय स्टेप क्या क्या प्रक्रिया आपको करनी है। सबसे पहले आपको अध्याय का चयन करना है, वार्षिक कैलेंडर के अनुसार आप अध्याय को पहचान लें। उसके बाद लर्निंग आउटकम का चयन करना है, कक्षा में अध्याय संबंधित जिस लर्निंग आउटकम को पढ़ाना है उसे चुनना है। उसके बाद कार्य पत्रिका का उपयोग करके विद्यार्थियों की लर्निंग आउटकम पर क्षमता को जांचना है। उसके बाद पाठ्य योजना का उपयोग करना है। यदि विद्यार्थी पूर्व आवश्यक ज्ञान में निपुण है तो वर्तमान अध्याय संबंधित पाठ्य योजना का उपयोग करें, अन्यथा पूर्व आवश्यक ज्ञान संबंधित पाठ्य योजना और वीडियो का उपयोग उसको करना है। एट ग्रेड मूल्यांकन में आपको क्या करना है, पठन के पश्चात लर्निंग आउटकम पर कार्य पुस्तिका और योजना में दी गई गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों की निपुणता का आकलन करना है। तो इस वर्ष से कक्षा 6 के लर्निंग आउटकम शिक्षण सामग्री आपको दी जाएगी, ये भी आपको मिलेगा। देखिए लर्निंग आउटकम पर आधारित आपको शिक्षण सामग्री मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा ये होगा। तो आप इसे कर सकते हैं। उसके साथ साथ काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया जिसके लिए अलग एक वीडियो की आवश्यकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।